हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कल हमने जिस टॉपिक पे अपना लेक्चर ख़त्म किया था वो था सेक्शन 29। सेक्शन 29 में हमने ये पढ़ा था कि कौन से कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट्स किस हद तक पनिशमेंट इम्पोज कर सकते हैं। हमने सीजेएम के बारे में पढ़ा था कि वो 7 साल से ज़्यादा की पनिशमेंट इम्पोज नहीं कर सकते। कोर्ट ऑफ सेशंस के बारे में पढ़ा था कि वो कोई भी सेंटेंस पास कर सकते हैं एक्सेप्ट फॉर अ डेथ सेंटेंस, जो कि वो पास कर सकते हैं, बट अंडर सेक्शन 366 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड दे हैव टू सीक द कंफर्मेशन ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट। 366 में वो सबमिशन करते हैं, 368 में the high court can either deny or the high court can confirm the sentence that has been imposed by the court of sessions or additional session judge ADJ. अब सेक्शन 30 जो है सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन्स की बात करता है। जो सेक्शन 29 है वो दैट डील्स विद सब्सटैंशियल सेंटेंसेस, कि किसी बंदे ने कोई ऑफेंस किया, कौन सा कोर्ट कितना सेंटेंस इम्पोज कर सकती है, वो सेक्शन 29 में दिया है। लेकिन जो डिफॉल्ट सेंटेंस है, और डिफॉल्ट सेंटेंस क्या होता है? डिफॉल्ट सेंटेंस होता है दैट इन अ सिचुएशन किसी बंदे पे 3 साल का इम्प्रिजनमेंट एंड एक्स अमाउंट का फाइन लगा है। लेट्स सपोज 5,000 रुपये का फाइन लगा है। अब ये बंदा ये 5,000 रुपये पे नहीं कर रहा, तो इस सिचुएशन में कोर्ट क्या करेगी? इस 5,000 रुपये के बदले भी उस पे इम्प्रिजनमेंट आयद की जाएगी। So he will be sentenced to an imprisonment in default of the fine that he has not paid once a sentence has been imposed upon a person. The court of magistrate may award such term of imprisonment in default of fine, जो कि मैंने आपको बोला, as is authorized by law provided that the term, अब term की बात हमारे क्लॉज ए और क्लॉज बी में कर रहे हैं। क्लॉज ए बोल रहा है इट शिल नॉट बी इन एक्सेस ऑफ द पावर्स ऑफ द मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 29। मतलब 29 में जो रिस्ट्रिक्शन है विद रिस्पेक्ट टू द पावर्स दैट हैव बीन गिवन टू द कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, ये रिस्ट्रिक्शन उस पर आयद होती है। सेक्शन 65 इंडियन पीनल कोड का, वो भी एग्जैक्टली डिफॉल्ट ऑफ फाइन की बात करता है, बट दैट डील्स विद कोर्ट ऑफ सेशंस एंड हाई कोर्ट। Or difference between section 30 and section 65 is that provided that the term is not in excess of the powers of the magistrate under section 29 के, तो मैंने आपको बोला clause B बोल रहा है shall not, ये काफी important है, where imprisonment has been awarded as part of the sentence, substantive sentence exceed 1/4, please underline this on your bare act, of the term of the imprisonment which the magistrate is competent to inflict as punishment for offence otherwise than as imprisonment in default of fine. अब देखिए, आपको पता है जो हमारे चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट साहब हैं वो 7 साल से ज़्यादा तक की पनिशमेंट इम्पोज नहीं कर सकते। 7 साल तक कर सकते हैं, 7 साल से ज़्यादा नहीं कर सकते। अब चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने 3 साल का पनिशमेंट किसी को दे दिया और 5,000 रुपये का डिफॉल्ट 5,000 रुपये का फाइन इम्पोज किया। बंदे ने 5,000 रुपये फाइन नहीं किया, तो कैसे ये हम डिड्यूस करेंगे कि 5,000 रुपये के बदले कितना फाइन उस पर इम्पोज होगा और चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास कितनी पावर है? हम पहले देखेंगे चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास टोटल पावर कितनी है, 7 साल की इम्प्रिजनमेंट देने तक की, है ना। हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/4, इसके 1/4 को वो एक्सीड नहीं कर सकता। अब 7 years इज इक्वल टू कितने मंथ्स? वो होते हैं 84 मंथ्स। आप इसको डिवाइड करो बाय 4 1s are 4 2s are and 4 1s are, तो 21 मंथ से ज़्यादा वो इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन इम्प्रिजन नहीं कर सकते किसी भी बंदे को हु हैज़ मेड अ डिफॉल्ट विद रिस्पेक्ट टू पेइंग फाइन। और ये जो सेंटेंस ऑफ डिफॉल्ट, ये जो सेंटेंस है विच विल बी नॉट ग्रेटर देन 21 months, it will be a default sentence and it can be imposed in addition to the substantial sentence that has been passed by the court of either chief judicial magistrate or a judicial magistrate first class or a judicial magistrate second class.
सबसेक्शन 2 बोल रहा है द इम्प्रिजनमेंट अवॉर्डेड अंडर दिस सेक्शन मे बी इन एडिशन टू द सब्सटैंटिव सेंटेंस, जो मैंने आपको बोला था, ये इन एडिशन टू द सब्सटैंटिव सेंटेंस होगा फॉर अ मैक्सिमम टर्म अवॉर्डेबल बाय द मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 29। लेकिन रिस्ट्रिक्शन किस सेक्शन की हमारे पास है? सेक्शन 29 की। उस एम्बिट के बाहर बिल्कुल भी नहीं जा सकते हैं while imposition of a default or a substantive sentence. Section 31, sentence in cases of conviction of several offences at one trial. When a person is convicted at one trial, एक ट्रायल में आप दो या दो से ज्यादा ऑफेंसेस के लिए आपका ट्रायल चल रहा है, the court may, subject to the provisions of section 71 of the Indian Penal Code, sentence him for such offences to several punishments as prescribed therefore, which such court is competent to inflict such punishments when consisting of imprisonment to commence the one after the expiration of the other in such order as the court may direct, unless the court directs that such punishments shall run concurrently. Before understanding what this subsection says, when we peruse our Bare Act और हम section 71 अपनी इंडियन पीनल कोड में खोलते हैं, वो बेसिकली टॉक्स अबाउट द लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस मेड अप ऑफ सेवरल ऑफेंसेस। वो एक स्पेसिफिक लिमिट की बात करता है अंडर सेक्शन 71। अब बेसिकली इसमें इस सब सेक्शन में हमें इतना, ये सिर्फ बहुत बेसिक सी बात बताई गई है कि जहाँ पे किसी भी बंदे का ट्रायल चल रहा है फॉर एन ऑफेंस दैट एक्सीड्स वन, मतलब दो या दो से ज्यादा ऑफेंसेस हैं, जो कोर्ट है सब्जेक्ट टू व्हाट हैज बीन गिवन इन द इंडियन पीनल कोड अंडर सेक्शन 71, जो उसको सेंटेंस पास करेंगे टू द सेवरल पनिशमेंट्स। अब किसी ने थेफ्ट भी की, हर्ट भी किया एंड सम अदर ऑफेंस ऑल्सो, हाउस ब्रेकिंग, ट्रेसपास, कोई ऐसा ऑफेंस किया, prescribed thereof, which such court is competent to inflict such punishment when consisting of imprisonment to commence the one after the other after the expiration of the other in such order as the court may direct. या तो कोर्ट डायरेक्ट कर सकती है कि फॉर एग्जाम्पल एक एक्स क्राइम का, एक्स ऑफेंस का और वाई ऑफेंस का और जी ऑफेंस का 1 साल 1 साल 1 साल पनिशमेंट दिया गया है। अब ये जो कोर्ट, या लेट्स से 1, 2 and 3 दिया गया है, अब जो ये कोर्ट है ये बाय ऑर्डर ये बताएगी कि ये जो 2 साल का सेंटेंस है, क्या ये उसी, इसका जो 1 साल का सेंटेंस है, विल इट रन कंकरेंटली वाइल द पर्सन इज इन इम्प्रिजनमेंट फॉर 1 year, या ये कंसेक्टिवली 1 साल खत्म होने के बाद 2 साल, 2 साल खत्म होने के बाद 3 साल कमेंस होंगे। ये कोर्ट बाय ऑर्डर अपने बाय ऑर्डर अपने ऑर्डर में बताएगी। इन केस ऑफ कंसेक्टिव सेंटेंसेस, जहां पे कंसेक्टिव सेंटेंसेस दिए गए, इट शैल नॉट, प्लीज अंडरलाइन दिस, बी नेसेसरी फॉर द कोर्ट बाय रीजन only of the aggregate punishment for several offences being in excess of the punishment which it is competent to inflict on conviction of a single offence to send the offender for trial before a higher court. अब कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट 7 साल की इम्प्रिजनमेंट से नहीं दे सकता ज़्यादा पनिशमेंट। कोई बंदा है, उसने 5 ऑफेंसेस किए हैं, अब यहाँ पे 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल एंड अगेन 3 साल। अब आपको पता है कि इन सारे सेंटेंसेस का जो एग्रीगेट है, इट एक्सीड्स, इट इज ग्रेटर देन 7 years। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इट इज नॉट नेसेसरी, ये नेसेसरी नहीं है कि जो सीजेएम साहब हैं वो इस बंदे को ट्रायल के लिए भेजे किसी हायर कोर्ट के पास, ओनली बिकॉज द सेंटेंस दैट ही हैज इम्पोज्ड व्हिच आर गोइंग टू रन कंसेक्टिवली, क्योंकि ये कंसेक्टिव सेंटेंसेस की बात करें, अंडरलाइन द वर्ड कंसेक्टिव ऑल्सो एंड शैल नॉट ऑल्सो। जहां पे आप कंसेक्टिव सेंटेंसेस दे रहे हो किसी बंदे को, इट इज नॉट नेसेसरी कि आप उसको हायर कोर्ट के पास भेजो in order for the trial of that person to carry on or for the imposition of the punishment. Provided that in no case shall such person be sentenced to imprisonment for a term period longer than 14 years. अब ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, एक तो ये बताई, अंडरलाइन कीजिए अपनी बेयर एक्ट पे, imprisonment और क्या 14 years and shall not be, और longer भी कीजिए अंडरलाइन, imprisonment 14 साल से ज्यादा तक के नहीं होगा इन केस ऑफ कंसेक्टिव
इन केस ऑफ कंसेक्टिव सेंटेंसेस 14 साल से ज़्यादा नहीं होगा. The aggregate punishment shall not exceed twice the amount of the punishment which the court is competent to inflict for a single offense. Basically, अगर अब कंसेक्टिव सेंटेंसेस भी रन हो रहे हैं, वो जो पनिशमेंट है इट शिल नॉट बी इन एक्सेस ऑफ 14 years, और जो एग्रीगेट पनिशमेंट है shall not exceed twice the amount of the punishment which जो वो कोर्ट कॉम्पिटेंट होगा इम्पोज करने के लिए, वो shall not exceed twice, उससे 2 times ज़्यादा नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल इन कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट वो 7 साल की पनिशमेंट दे सकते हैं, बट इट शिल नॉट बी इन एक्सेस ऑफ 14 years, क्योंकि 14 7 2s are 14, वो डबल उसका हो जाता है, एंड इट कैन नॉट बी greater than 14 years in case of a chief judicial magistrate. Then subsection 3, for the purpose of appeal by a convicted person, the aggregate of the consecutive sentence passed against him under section shall be deemed to be a single sentence. किसी बंदे को अपील करनी है अगेंस्ट द ऑर्डर दैट हैज बीन पास्ड, तो ये जो कंसेक्टिव सेंटेंस हो गए 1 2 3 4 5 जो कंसेक्टिवली रन करेंगे, दे विल बी कंसिडर्ड अ सिंगल सेंटेंस एंड अंडर द once the person has to go for an appeal. Then section 32, अब यहाँ से हमारा बहुत ही easy section start होते हैं. मुझे लगता है इसमें सिर्फ explanation worthy section 30 और 31 थे. Not that I'm not going to explain till section 40 कि हम क्या पढ़ने वाले हैं आज, but आपके examination point of view, be it your semester exams or be it your competitive exams, आपके सेक्शन 30 और 31 मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लगते हैं. सो प्लीज़ गो थ्रू देम एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ लेट मी नो. नाउ मूविंग ऑन, सेक्शन 32 मोड ऑफ कॉन्फरिंग पावर्स की बात करता है. In conferring powers under this court, the High Court or the state government, please underline these, as the case may be, by order, empower persons, specially by name or in virtue of their offices or class of officials, generally to be their official titles. Every such order shall take effect from the date on which it's communicated to the person so empowered. Honestly मुझे नहीं लगता कि इसमें मैं क्या ही एक्सप्लेन करूँ. इतना बेसिक सा टुच्चा सा सेक्शन है कि आपको बिल्कुल एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है. जो हाई कोर्ट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है, अंडर दिस कोड कोई ऑर्डर पास कर सकता है स्पेशली बाय नेम, या अगर वो कोई ऑफिस, फॉर एग्जांपल कोई चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है, स्पेशली उस ऑफिस को वो डायरेक्ट कर रहा है पावर, तो वो उस बंदे तक empower such persons by name or in virtue of their offices or class of official, generally by their official titles, उसको कोई भी पार कन्फर कर सकता है. एंड सबसेक्शन 2 सेज कि ये जो ऑर्डर होगा इट विल टेक इफेक्ट जिस दिन उस बंदे को पता चलेगा कि दिस XYZ ऑर्डर हैज़ बिन पास्ड और दिस पावर हैज़ बिन कॉन्फर्ड बाय द हाई कोर्ट या स्टेट गवर्नमेंट इन माय फेवर, या मुझे एम्पावर किया गया है इस पावर से. Section 33 says powers of officers appointed. Whenever any person holding an office in the service of the government who has been invested by the High Court or the state government with any power under this code throughout any local area is appointed to an equal or higher office of the same nature within a like local area under the same state government, he shall, unless the High Court or the state government, as the case may be, otherwise directs or has otherwise directed, exercise the same powers in the local area in which he is appointed. जिस लोकल एरिया में किसी पर्सन को कोई पावर दिया गया है और उसको उस पावर से एम्पावर किया गया है, जब तक अदरवाइज डायरेक्ट ना हो तब तक वो पर्सन वो उस पावर को एक्सरसाइज करेगा. यही सेक्शन 33 बोल रहा है. नथिंग वर्दी ऑफ एक्सप्लेनेशन, बिल्कुल इंपॉर्टेंट भी नहीं है, नहीं पूछा जाएगा आपके किसी भी एग्जाम में. 34 विड्रॉल ऑफ पावर्स. अब देखिए 32 कॉन्फर करता है, 33 बोलता है जब तक आपको अदरवाइज डायरेक्शन ना हो तब तक आप वो पावर्स एक्सरसाइज कीजिए, और 34 विड्रॉल ऑफ पावर्स की बात करता है. ये 32, 33 एंड 34. The High Court, state government, as the case may be, may withdraw all or any of the powers conferred by it under this code on any person or by any officer subordinate to it. Any powers conferred by CJM or by district magistrate may be withdrawn by the respective magistrate by whom such powers were conferred.
अगर सीजेएम या डीएम साहब ने किसी भी मैजिस्ट्रेट पे कोई पार दिया है, उसको कोई किसी पार से इम्पार किया है, तो वो उस पार को विड्रॉ कर सकता है। एंड द हाई कोर्ट एंड द स्टेट गवर्नमेंट कैन डू द सेम, जो उन्होंने 32 में किसी ऑफिशियल किसी ऑफिस को या किसी पर्सन को बाय नेम कोई पार दिया था उनको इम्पार करने के लिए, दे कैन विड्रॉ दैट। 35 powers of judges and magistrates exercisable by their successors in office. Subject to the provisions of this code, the powers and the duties of a judge or magistrate may be exercised or performed by the successors in office. अब सीजेएम साहब हमारे ऑफिस में होते हैं, अब अगर आप सपोज कीजिए कि इन अ सिचुएशन कि उनकी ट्रांसफ़र हो गई एंड और मे बी ही रिटायर्ड, उनके बाद जो आएंगे इसका क्या मतलब है? विल दे नॉट बी एबल टू एक्सरसाइज द पास? द आंसर इज नो. वंस द सक्सेसर कम्स इन एन ऑफिस, ही विल बी एबल टू एक्सरसाइज एग्जैक्टली द सेम पास जो उनसे पहले उस ऑफिस में थे. Then subsection 2 says, when there is doubt as to who is the successor in office of any additional or assistant session judge, the sessions judge, जहाँ पे assistant additional sessions judge का confusion होगा कि successors in office कौन है, तो session judge साहब determine करेंगे by an order in writing. Underline this, कौन करेंगे? Session judge साहब, session judge by an order in writing, who shall for the purpose of this code or of any proceeding or order thereunder be deemed to be successor in office of such additional or assistant sessions judge. Then subsection 3, when there is any doubt as to who is the successor in office to any magistrate, तो कौन करेंगे? Chief Judicial Magistrate or the District Magistrate, as the case may be, shall determine by order in writing the magistrate who shall for the purpose of this code or of any proceeding or order thereunder be deemed to be the successor in charge of a magistrate. अब क्योंकि Judicial Magistrate first class में सबसे ऊपर first among equals कौन होते हैं? हमारे Chief Judicial Magistrate साहब. When it comes to a sessions court, we have assistant additional session judge. उसमें first among equals या higher authority किनके पास होती है? The sessions judge. And अगर अब assistant session judge के बीच में confusion होगा, कि ऑफिस में कंफ्यूजन होगा कि सक्सेसर्स इन ऑफिस कौन है, तो वो सेशन जज साहब डिसाइड करेंगे. एंड इन द कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट्स, जैसे चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट वो डिटरमिन करेंगे. दिस इज व्हाट हैज बीन सेड. देन चैप्टर 4, just a second, I'm so sorry. Then chapter 4A, powers of the superior officers of police से डील करता है. इसके दो पार्ट्स हैं, पार्ट ए और पार्ट बी. पार्ट ए में एक ही सेक्शन है जो बोलता है दैट द पावर्स ऑफ द सुपीरियर ऑफिसर्स ऑफ पुलिस, पुलिस ऑफिसर सुपीरियर इन रैंक टू एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन में एक्सरसाइज द सेम पावर्स थ्रू आउट द लोकल एरिया टू विच दे आर अपॉइंटेड एज मे बी एक्सरसाइज बाय सच ऑफिसर within the limits of his station. Then B, aid to the magistrates and the police. अब ये पब्लिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में थोड़ा बात करता है कि जो पब्लिक है इट इज़ बाउंड, प्लीज अंडरलाइन द वर्ड बाउंड, वी आर बाउंड टू असिस्ट द मैजिस्ट्रेट और द पुलिस जहाँ पे कोई कमीशन ऑफ ऑफेंस होगा या जहाँ पे वी हैव टू प्रिवेंट द एस्केपिंग ऑफ एनी पर्सन या कॉन्विक्ट या सप्रेशन, इन प्रिवेंशन ऑफ सप्रेशन of breach of peace या prevention injury और injury या attempted injury किसी रेलवे, टेलीग्राफ, पब्लिक प्रॉपर्टी, कनाल वगैरह किसी भी चीज़ में ये पब्लिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सेक्शन 37, पुलिस when to assist magistrates and police, every person is bound to assist magistrate or police officer, please underline these words, reasonably demanding his aid A, in taking or preventing, किन किन situations में, in taking or preventing the escape of any other person whom such magistrate or police officer is authorized to arrest. जहाँ पे कोई magistrate or police officer bound to arrest a person, उसको in preventing his escape, the magistrate and police officer can give us directions reasonably and we will be bound to comply by that. In prevention or suppression of the breach of peace, जहाँ पे prevention and suppression of
breach of peace होगा, please underline this. Then C says in prevention of injury या attempted to be committed to any railway, canal, telegraph or public property. Then section 38 talks about aid to person other than police officer executing a warrant. When a warrant is directed to a person other than a police officer, any other person may aid in the execution of such warrant if the person to whom the warrant is directed be near at hand and acting in execution of the warrant. कहीं किसी बंदे को अगर warrant directed होगा, then any person can help in execution of that warrant. Then section 39, public to give information of certain offences. अब किन situations में public जो है वो aware करेगी पुलिस को या लॉ एंड ऑर्डर एनफोर्समेंट एजेंसीज को इन जो नीचे ऑफेंसेस दिए गए हैं, दे आर 12 इन नंबर, कि किन किन ऑफेंसेस में किसी अगर उनको किसी पता है कि कहीं पे ये ऑफेंस हो रहा है, तो इन सिचुएशन में दे आर बाउंड टू गिव दी इंफॉर्मेशन. एवरी पर्सन अवेयर ऑफ, जहाँ पे वो अवेयर ऑफ कमीशन ऑफ या intention of other person to commit any offense punishable under the following sections of the Indian Penal Code, namely 121 to 126 of the Indian Penal Code, then 143, 144, 145 जो offenses against public tranquility है section 8 में दिए गए हैं of the Indian Penal Code, 161 to 165 both inclusive relating to illegal gratifications. Then we have 272 to 78 offences with respect to adulteration of food and drugs. 302, 303, 304 यानी offences related to life, murder वगैरह, culpable homicide. 364 relating to kidnapping या ransom. 382 offences relating to theft, preparation made for causing death, hurt, restraint in order to the committing of theft. 392 to 399 both inclusive, मतलब 399 392 दोनों included है. Section 402, that is to say offences of robbery and dacoity. Then 409, 431, 4 ये सारे सेक्शन जो बेसिकली दिए गए हैं, इनमें ये बोला गया है shall in absence of any reasonable excuse, जहाँ पे आपके पास कोई reasonable excuse नहीं होगा, the burden of proving which excuse shall lie upon the person so where forth will give information to the nearest magistrate or police officer of such commission or intention. जहाँ पे आपके पास कोई भी reasonable excuse नहीं होगा. और burden of proof, ये basically इस लाइन में ये बोला गया है, the burden of proof which excuse shall lie upon the person so where, अब for example किसी बंदे को पता है आपके neighborhood में कोई crime हो रहा है और खुलेआम हो रहा है, आपको पता है कि ये बंदा जो है adulterated food बेच रहा है, जो burden of proof होगा वो इस बंदे पे होगा जो ये allege कर रहा है कि मुझे तो वही पता ही नहीं था. And in situation में you are bound to give the information to whom? To the nearest magistrate. Please underline, to the nearest magistrate or the police officer. I am so sorry. To the nearest magistrate or the police or the, this is the thing about technology, nearest magistrate or police officer of the commission or intention. अगर आपको किसी बंदे के intention के बारे में पता, आपको वो commission as well as the intention magistrate या nearest police officer को के सामने disclose करना है. For the purposes of this section, the term offence includes any act committed at any place outside India, out of India, which would constitute an offence committed in India. Then section 40, duty of officers employed in connection with affairs of a village to making certain report. Every officer employed in connection with the affairs of a village or every person residing in a village shall forthwith communicate to the magistrate. जो police officer हैं, not specifically police officer, कोई भी officer जो employ होगा किस चीज़ के लिए, कि वो affairs of the villages के को handle करे, वो disclose करेगा to the nearest magistrate, your officer in charge of the nearest possible police station, whichever is nearer, जो भी ज़्यादा पास होगा, any information which he may possess respecting the permanent or temporary residence of any notorious receiver or vendor of stolen property in or near such village, the resort
to any place within or passage through such village of any person whom he knows or reasonably suspects to be a thug, robber, escaped convict, or a proclaimed offender. The commission of or intention to commit in or near such village any non-bailable offence or any offence punishable under section 143, 144, 145, 147, 148 of the Indian Penal Code. बेसिकली अगर अब विलेज में कोई भी पर्सन ऐसा एम्प्लॉयड है हु इज़ टू टेक केयर ऑफ द अफेयर्स ऑफ द विलेज, जहाँ पे उसको पता है कि कोई परमानेंट या टेम्परेरी रेजिडेंस है किसी ऐसे बंदे की जहाँ पे पुलिस को उसकी बड़ी तलाश है एंड उसको पता है कि ये बंदा जो है ये ऑफेंसेस कमिट करने वाला है अंडर 143, 144, 145, 147, 148 ऑफ द इंडियन पिनल कोड. एंड बी में ये बताया गया है कि उसको पता है दैट द रिजॉर्ट टू एनी प्लेस within or the passage through such village, जो ये person है ये thug, robber वगैरह वगैरह, this person is going to pass through the village, या ऐसा कोई situation जहाँ पे उसको पता है that this person is going to commit an offense, he has to disclose the same before the nearest magistrate or the nearest police station. इन दोनों में से पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन या मैजिस्ट्रेट जो ज़्यादा पास होगा उसके सामने उनको डिस्क्लोज करना है. जो 143 है हमारे इंडियन पीनल कोड में दैट टॉक्स अबाउट द पनिशमेंट ऑफ unlawful assembly. 144 again joining of unlawful assembly with deadly weapons. 145 deal करता है joining or continuing in unlawful assembly knowing it has been commanded to disperse. 147 rioting के बारे में बात करता है और 146 147 talks about rioting. 148 rioting with deadly weapons. The occurrence in or near such village of any sudden or unnatural death or of any death under suspicious circumstances, or the discovery in or near such village of any corpse or part of corpse in circumstances which lead to reasonable suspicion that such a death has occurred, or disappearance from such village of any person in circumstances which lead to reasonable suspicion that a non-bailable offence has been committed in respect of a person. इस सिचुएशन में इतना ही बोला गया है, किसी भी सस्पिशियस सर्कमस्टांस में आप डेथ हुई आपके विलेज में, कोई लाश मिली है या लाश का कोई पार्ट मिला है यहाँ पे, या रीजनेबल सस्पिशन हो कि कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस हुआ है, तो इस सिचुएशन में अगेन द हेड ऑफ द विलेज जो ऑफिसर एम्प्लॉय हुआ है वो डिस्क्लोज करेगा ये बिफोर द मैजिस्ट्रेट या द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन विच एवर इज नियरर. E. The commissioner intention to commit it any place out of India near such village any act which if committed in India would be an offence punishable under any of the following sections of the Indian Penal Code. इन sections में basically जो भी offences हैं अगर उनको पता है कि intention है ये commit करने का, even if it's a place out of India, then he has to disclose it before the magistrate, the nearest possible police station, officer in charge of a police station. Any matter likely to affect the maintenance of order or prevention of crime or the safety of persons or property, respecting which the district magistrate by general or special order made with the previous sanction of the state government has directed him to communicate. In this section village क्या include करता है? Village lands. Proclaimed offender includes any person proclaimed as an offender by the court and authority of law, authority in any territory of India to which this code does not extend in respect of any act which if committed in territories to which this code extends would be an offence punishable under any sections of Indian Penal Code जो sections दिए गए हैं. Village कौन होता है जहाँ पे village को include करेगा village lands, और जो expression proclaimed offender है कोई ऐसा person जो declare किया गया है a proclaimed offender by कोई court या authority in territory of India to which this code does not extend in respect of any act which it committed in the territories of to which this code extends. Then the words officer employed in connection with the affairs of the village कौन होंगे जो हमने सबसे पहली लाइन में सेक्शन में पढ़ा था. Who will be these officers? Means a member of पंचायत of a village. पंचायत का कोई बंदा includes the headman or every officer or other persons
appointed to perform any function connected with the administration of the village. My dear students, आज finally I'm so glad that the chapter 4 is done away with. Chapter 5 जो section 41 which is the arrest of persons, जो actually सबसे important part है हमारे criminal procedure code का, जिसमें से 90% मुझे लगता है 99% of the competitive exams में तो इस section से, इस part से 100% कोई question आता ही आता है. Hopefully कल आप you will be here again waiting for my lecture, waiting for us to together read through these sections in these chapters. Till then, take care and please like and subscribe to my channel. अगर आपका कोई भी doubt है, मेरा email ID has been given in the info of my channel and आप मुझे comments में भी बता सकते हैं if you have any doubts. Thank you so much for tuning in. See you tomorrow. Bye.